हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सीक्रेट, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स में टोटल 10 यूनिट हैं, जो कि हर एक यूनिट का बेसिक उसमें थ्योरिकल चीज़ें हैं। सिर्फ आपका 3 यूनिट ऐसे छोड़ दो जिसमें आपको अकाउंटिंग और इनकम टैक्स और बिजनेस फाइनेंस 3 यूनिट जो है थोड़ा सा आपका फार्मूला बेस अर्थात न्यूमेरिकल होता है। बाकी 7 यूनिट जो आपका है सभी थ्योरिकल बेस पे होते हैं। अब दोस्तों, आज समझेंगे पूरा थ्योरिकल और न्यूमेरिकल भी, एक एक करके सब समझेंगे। पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देन उसके बाद पढ़ेंगे ऑडिट एंड अकाउंटिंग। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस बैंकिंग, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस लीगल एस्पेक्ट, बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स बेसिक रूल। तो आज शुरुआत करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बेसिक समझेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है एक एक करके समझेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अभी बस इतना चीजें हैं। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पहले इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट आता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये क्या कहना चाहता है। जो भी आप व्यापार करोगे तो व्यापार किस रूप में होना चाहिए, कस्टमर को कैसे समझना है, उसकी विशेषता क्या होती, कस्टमर को भी बेसिक चीज समझो। क्या वो वस्तु का डिमांड करता है, हमें किस वस्तु की सप्लाई करना है, प्राइस क्या रखना है, तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए। ये सारी पॉइंट जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना पड़ता है। पहले शुरुआत में आपका आता है विशेषता की बात होती है, जिसको बोलते हैं फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए एक पहले समझते हैं ये क्या है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको शॉर्टकट कर दिया दोस्तों बी और ई को, क्योंकि चलो ई भी लिख देंगे समझ जाओ। अब ये क्या कहता है, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। जब भी आप व्यापार करोगे तो उसकी अपनी विशेषता क्या, उसमें बात आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो विशेषता आएगी, पहला जैसे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल रिलेटेड क्या है, डायनेमिक क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, डेंजर जोन क्या है। देन उसके बाद आप इसी पढ़ेंगे बिहेवियर क्या है। इस सभी पॉइंट को आप इसमें पढ़ना पड़ता है फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कहोगे एक्सटर्नल फोर्स क्या है। सपोज करिए आप व्यापार कर रहे हो, आपका मान लीजिए यहाँ पर एक व्यापार आपने शुरू कर दिया। एक बेसिक चीज समझते हैं। अब बाह्य रूप से मान लीजिए आपने लोन लिया, आपने अगर बैंक से, आरबीआई से या किसी बैंक से, मान लीजिए किसी कोई बैंक है, कमर्शियल बैंक से आपने पैसा लोन लिया, ठीक है। अगर बैंक वालों ने पता चला उन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिए या उसका रेट कम कर दिए, अगर कम करेंगे तो आपके लिए व्यापार तो अच्छा होगा, और ज्यादा लोन ले सकते हैं। लेकिन पता चला और ज्यादा वो रेट बढ़ा दे, या सरकार ने कोई नई पॉलिसी ला दी, जैसे कभी जीएसटी नहीं था। आप 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो लोगों का व्यापार बोलते थे, जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर अर्थात संगठित और असंगठित जितने व्यापारी थे, ये कितने बढ़िया व्यापार अपना करते थे। अच्छे तरीके से लोग अपना व्यापार भी करते, 4 लोग को रोजगार भी देते थे। लेकिन जैसे जीएसटी आया, एक प्रकार से वन नेशन वन टैक्स बेसिक रूल बना दिया गया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपके व्यापार पे काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उससे पहले आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, ये 2017 में आया, और 2017 में आपका 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ऐसे समझो दोस्तों, मोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, अरे लो भैया यस ये टी आई हुई है, लोग आजकल स्पेलिंग पूछते रहे, डीमोनेटाइजेशन बताओ। अब देखिए मान लीजिए 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ, विमौद्रीकरण हुआ। अब लोगों के पास जो पैसा था, आप देखते होंगे कम से कम उसका 2 साल तक उसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों को। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल भर्ती है, उसके पास पैसा नहीं, डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया, वो दुनिया से चल दिया।
किसी की शादी पड़ा था, कितनी शादियां टूट गई, कितने लोगों को पैसे की इतनी दिक्कतें आई कि उनका व्यापार बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके पास हजारों 500 के नोट्स बंद हो गए, वो कैसे व्यापार करेगा। और बैंक के पास जाओ तो बोलता मिनिमम आप 2000 रुपये निकाल सकते हो। तो कस्टमर के पास जब पैसा नहीं होगा तो क्या डिमांड करेगा, और जब डिमांड रुक गया तो सप्लाई रुक गया, सप्लाई रुक गया तो प्रोडक्शन रुक गया, और प्रोडक्शन रुक गया तो सरकार के पास टैक्स नहीं, तो नया पॉलिसी नहीं। इसका इम्पैक्ट कम से कम आपको क्या हुआ, 5 साल झेलना पड़ गया। तो 16/5/21 यही होगा ना, 6/5/11 2021 का, उसी बीच में 2019 में आपका आ गया कोरोना का। एक एक पॉइंट आपको समझा रहे दोस्तों। अब 2019 मान लीजिए कोरोना काल आया, और 20-21 का इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इससे पहले 2016 में आपका चलो ये हुआ, और 2017 में आपको उसी प्रकार से जीएसटी आ गया। अब जीएसटी आते एक तो लोगों के पास पैसा नहीं, ऊपर से टैक्स भरो, ये चीज हमने नहीं बताया दोस्तों। तो डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव प्रभाव पड़ा, और 2017 में आपका जीएसटी आया, इसका इम्पैक्ट पड़ा। एक तो नीम, ऊपर से करेला चढ़ गया। अब ये कहने का मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ, जो व्यापारी था, ये जो ट्रेड करने वाला, मान लीजिए मिस्टर एक्स है या मिस्टर जेड, इनकी हालत और खराब हो गया। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल जो आपका रिलेटेड फोर्स होता है, ये बिजनेस पे बहुत भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो अब इसको आज कम से कम अभी भरपाई जब हो रहा था, 2019 में आपका कोरोना काल आ गया। अब बचा खुचा जो अपनी पेट पालने का कुछ पैसा रखा था, वो भी खत्म। तो इसका इम्पैक्ट फिर क्या हुआ, अब आज जो कहते हैं कि लोग रोजगार नहीं है, रोजगार इसीलिए नहीं है क्यों, आपको कम से कम जो 8 साल आप अभी मार झेल रहे हो, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना काल, इसका इम्पैक्ट है। इसी को बोलते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स, वायु रूपी आपका प्रभाव क्या पड़ा, रिलेटेड हुआ आपके व्यापार पे। फिर उसी बीच में आप बहुत से बैंक को देखेंगे दिवालिया हो गए बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से कुछ लोग पैसा लेके चले गए। अब जो आम जनता का पैसा था, वो डिमांड करे मेरा पैसा दो, बोले मेरे पास पैसा नहीं। आप बताइए, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो कहने का मतलब दोस्तों है, जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो एक ही कड़ी से आपको नहीं सोचना। आप एक प्रोफेसर बन रहे हो, आप अच्छे देश के एक जागरूक इंसान बन रहे हो, तो कहने का मतलब क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को भी सोचना होगा। दूसरा इसी बात होता है आपका एक्सटर्नल के बाद जो होता है, एक्सटर्नल जो ये फोर्स था। अगला हम बात करते इंटरनल। अब इंटरनल क्या होता है, अब यही सारी चीजें। इंटरनल मीन्स आंतरिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आंतरिक रूप से आकर देखा जाए, आप किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में आप कोई व्यापार करते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे कस्टमर आपके हैं या आपके स्टेट में अच्छे कस्टमर हैं, आपको सही टाइम पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आप मान लीजिए कोई एक मिल्क डेयरी आप खोलते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, आपको एक मिल्क डेयरी, दूध की जो डेयरी है, जो भी है, डेयरी में मिल्क ही आएगा। अगर आपको सही टाइम पे दूधिया वालों से दूध प्राप्त हो जाएगा, तो आप सही टाइम पर बस तो क्या करेंगे, दूध की सप्लाई कर देंगे। अगर आपको सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप बेच नहीं पाएंगे। वो आंतरिक व्यू में बात करता है। तो ये पॉइंट आंतरिक में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। आप जब सही टाइम पे सोओगे, सही टाइम पे पढ़ोगे, तो आपके क्या होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ और आपकी नॉलेज सब बढ़ता चला जाएगा। आप पता चलेगा टाइम पे सो नहीं रहे हो, टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम पे काम नहीं करोगे, तो ना आपका सही टाइम पे आपका अच्छा हेल्थ बनेगा, ना आपके पास वेल्थ अच्छा होगा, और ना आपके पास अच्छी नॉलेज होगा। ये पूरे एक सटीकता की बात करता है, सही डायरेक्शन, सही एक्शन। तो ये पॉइंट आपको इंटरनल की बात करता है। नेक्स्ट इसमें फीचर में आप अगला पढ़ोगे, डायनेमिक होता है। आजकल व्यापार को देखा जाए तो डायनेमिक होते, चेंज होते रहता है। आप सोचोगे ये कैसे, पुराना कॉन्सेप्ट देखो, जब 1600 सेट 1200 सेट मार्केट मोबाइल की, उसी बीच में आपका एक आया था क्या, नोकिया। नोकिया बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से नोकिया आजकल देखिए डायनासोर की तरह गायब हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप में कुछ नया अपडेट, नया फीचर नहीं लाया, पुराना कॉन्सेप्ट बना दिया, उसी को चलता रहा। तब तक उसी बीच में नए नए मोबाइल्स, स्मार्टफोन एंट्री कर लिए, और जैसे कैमरा के मोबाइल आ गए, डिजिटल आ गए, टच स्क्रीन के मोबाइल मार्केट में आ गए,
लोगों को लगा बहुत से फीचर इसमें है, व्हाट्सअप आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम तो 2018 में आया। अब धीरे धीरे इतने बहुत लार्ज लेवल में आज देखते होंगे बहुत मल्टीपल प्रकार के मोबाइल्स मार्केट में आ गए और मल्टीपल आपके रिसोर्स देखने को मिल गए, फीचर आ गए। तो ये आपका क्या होता है, डायनेमिक। तो डायनेमिक में तीसरा होता है आपका डायनेमिक। तो डायनेमिक मीन्स होता है चेंज होते रहना चाहिए। अब चेंज होता प्रकृति का नियम है। अगर जो व्यक्ति नेचर के हिसाब से नहीं चलेगा तो नेचर उसको जल्दी उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए लोग कुछ कहते हैं कि भाई मैं 60 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े नहीं हो, आपको प्रकृति बना रखी हो आपको बूढ़ा। अगर नेचर के हिसाब से आप चलेंगे, आपके बॉडी में इतना सेल होती है, हर दिन आपके बॉडी में कम से कम करोड़ों या लाखों सेल डेड होती है। अगर उनके लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पर भोजन लेंगे, टाइम पर सोएंगे, तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार को देखिए, कोई 80 साल, कोई 88 साल अभी भी जिंदे हैं, काम भी करते हैं। अब कोई गांव को 50 साल का व्यक्ति है, वो भी जल्दी नहीं, 80 साल हो जाता तब भी कुदाल फावड़ा चलाता है, नहीं चलाता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग बैठा लेंगे, नहीं मैं तो भाई ऐसे हूँ, अपने आप में चेंज नहीं करोगे, अपने आप में अपडेट नहीं करोगे, अपने आप में कुछ नई चीज सीखोगे नहीं, तो कैसे आपका व्यापार बढ़ेगा, कैसे आपका हेल्थ और वेल्थ बढ़ेगा। तो ये चीजें डायनेमिक होती हैं, समय के साथ चीजों को अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको होता है। अगला होता है आपका एक बिहेवियर की बात होता है। बिहेवियर मीन्स होता है अब बिहेवियर, अब लोगों का व्यवहारिक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है आजकल। आप आज के 20 साल पहले चले जाइए, गांव में देखिए, शहर में देखिए, लोग पहले रेडियो पे गाना सुनते थे। रेडियो पे जो आपका मैच आता था लोग बैठ के सुनते थे आवाज। इंडिविजुअल लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, बैठ कर मैच का हो या वेब सीरीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी ये समझो बना लिया उसको, आप न्यूज भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, सारी चीजें मल्टीपल रिसोर्स बन गया। कौन सा, आपका मोबाइल। तो लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। अगर आप लोगों को लाइफ स्टाइल के हिसाब से नहीं समझेंगे तो आप मार्केट में कैसे वस्तु बेचेंगे। तो आपको क्या करना है, लोगों को लाइफ स्टाइल को भी समझना है, लोगों को रहन सहन को भी देखना है। अर्थात जिसमें आप पढ़ेंगे बिहेवियर में, एक टॉपिक आपका बिजनेस मार्केटिंग का ही एक दूसरे से चैप्टर कोरिलेट होता है, इंटीग्रेटिव की बात करता है, एक दूसरे से कोरिलेट क्या होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक जो होता है इसी के आधार पे आप बात करोगे। भाई कैसे डेमोग्राफिक, अगर जनसंख्या है तो जनसंख्या को देखना पड़ेगा किसी भी देश की। भारत की जनसंख्या है, आपको देखना भारत की जनसंख्या क्या है, कितनी है, और कौन सी क्लाइमेट में कौन से व्यक्ति कितना निवास कर रहा है। अब मान लीजिए नॉर्थ भारत में इस वक्त ठंड ज़्यादा पड़ रही है, साउथ में ठंड थोड़ा कम पड़ती है, मुंबई का क्लाइमेट अलग होता है। तो आपको क्या क्या देखना होगा, डेमोग्राफिक देखना होगा, क्लाइमेट भी देखना होगा, लैंग्वेज देखना होगा, कल्चर देखना होगा, रिलीजन भी देखना होगा। कुछ रिलीजन के आधार पे आपका व्यापार होता है। अब भाई होली है, दिवाली है, तो आपको क्या होता है, जो हिंदुज्म बोलते हैं इनमें क्या होता है दोस्तों, होली दिवाली में आपके पटाखे बिकते, मिठाइयाँ बिकती है, तो एक प्रकार से व्यापार काम करता है। ईद आती है तो वहां पर जो है काफी चीजें बिक जाती हैं, बकरे बहुत से बिक जाते हैं, भाई एक प्रकार से उनका व्यापार है, ठीक है। तीसरा जनसंख्या, ये जो डेमोग्राफिक बात करते हैं, अपर फैमिली, मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली, इनको चेक करो। उसके बाद जेंडर को देखो, एज को देखो, ये सारी पॉइंट आप क्या होता है, पूरा फीचर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक ये सभी टर्म पे बात करती है। अगर हर एक पहलू को आप अच्छे से समझे होंगे तो आपके लिए फीचर आप बिजनेस एनवायरनमेंट ये सारी पॉइंट बताती है, ठीक है। और ज्यादा जाएंगे तो बहुत डीपली हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जब किसी व्यक्ति के फीचर को आप समझ गए कि भाई इसका कैरेक्टर ही ऐसा है, ये निगेटिव पर्सनालिटी या पॉजिटिव पर्सनालिटी है, या ये मान लीजिए क्रिटिसिज्म करता है या एडजस्टमेंट करता है या बैलेंसिंग अप्रोच में रहता है, तो आपको फिर क्या करना होगा, उसकी इंपॉर्टेंट की बात करोगे, उसकी क्या महत्व है, उसकी जरूरत क्या है। दूसरा आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट। अब इसके इंपॉर्टेंट मतलब इसकी महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। भाई आप जब इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इसमें 6 पॉइंट आप पढ़ते हैं।
वही सारी पॉइंट है, बस इसमें थोड़ा सा उसको एक मॉडिफाई कर दिया। क्या क्या कर दिया? एक होता आपको जिसे कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स होना, डेंजर जोन होना, डेंजर जोन, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कस्टमर, कहीं कस्टमर बोल कस्टमर, इस सभी को आपको समझना है। ये आपके जो पॉइंट मैंने बोला यही इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर के लिए? पहले तो आपको प्रोडक्शन क्या करना है और किसके लिए करना है, कितना करना है, कब करना है। शुरुआत में पूरा ये इकोनॉमी से टर्म आ जाता है। अब कितना करना है, प्रोडक्शन करना है तो कितना करना, किसके लिए करना और कब करना है। बहुत से लोग होता है व्यापार शुरू कर देते, कोचिंग खोल लेते, संस्थाएं अपने बना लेते, लेकिन उनको ये नहीं पता है कंटेंट क्या बनाना है, किस पे बात करना है, कितना बातें करना है और क्या क्या बातें करना है। जब तक ये नहीं आपको पता होगा तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो पहले आपको लोगों को पहले समझना होगा। किसको? कस्टमर। अगर आपने कस्टमर को नहीं समझा, ग्राहक को नहीं देखा, ये बेसिक इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है दोस्तों। तो आपको कस्टमर को समझना है। जब कस्टमर को समझेंगे तब आप प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, डिमांड क्या वो करेंगे और सप्लाई आप क्या करोगे। और उसके बाद डेंजर जोन, अगर मार्केट में पता चला कोई आपका कंपटीटर है, वो बहुत ज़्यादा अपडेट है, नया चीज़ नया मॉडल लाता रहेगा और आप अपडेट नहीं है, तो आप लिए डेंजर जोन बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक समय था डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की बहुत डिमांड होती थी, लेकिन आजकल जो है बिजली वाली गाड़ी आ गई है। अब बिजली वाली जितनी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल जितनी गाड़ियां हैं, आप देखते होंगे भाई अब उनको क्या जरूरत है डीजल और पेट्रोल सीएनजी का। अब उनके लिए जो पहले डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाते उनको लगा ये तो हमारा मार्केट चौपट कर देगा। अब उनको अगर अपडेट नहीं रहेंगे, नई चीज नहीं सीखेंगे, तो उनके लिए डेंजर जोन क्रिएट कर देगा। तो क्या करना चाहिए उनको? अपडेट। वही जैसे पुराना कॉन्सेप्ट अभी फीचर में बात किया, वो ये इंपॉर्टेंट में होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बड़ी जटिलता की बात है। जटिलता मतलब भाई यही चीज आपके लिए जटिलता होती है। कभी टैक्स बढ़ेगा, कभी टैक्स डाउन होगा, कभी डिमांड कस्टमर क्या करेगा, क्या कौन नया फीचर मार्केट में आ जाएगा। आपके लिए कभी काल चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कभी जटिलताएं आ जाती हैं। तो बेसिक ये चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपका पूरा जो आप कभी भी पढ़ाई करो तो उसको बिग प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो। थ्योरिकल चीजें बिग प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और जब तक बिग प्रैक्टिकल नहीं होती हैं तो आपके लिए समझना बड़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं, आपका एक होते हैं मिसल बोलते हैं, कहीं के उनको माइसल बोलते हैं, माइसल। अब माइसल कॉन्सेप्ट है। अब ये 5 मॉडल की बात करते हैं। मॉडल, अब ये 5 मॉडल क्या है? सेम टू सेम वही चीजें, ये भी वही कहते हैं, लेकिन इनकी 2 चीजें मुझे अच्छा लगा। एक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक होता सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, और एक आपका होता है डिमांड, एक आपका होता है प्राइस, और एक आपका होता है प्रोडक्शन। वही सारी चीजें घूम फिर इनका भी मॉडल वही चलता है। आइए समझते क्या है। पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो एक दूसरे की पूरक होती है। जैसे ये पेन है, अगर पेन में क्या है, इंक नहीं होगा तो पेन किस काम का, बेकार है, आप फेंक दोगे। लेकिन जैसे इसमें इंक है तब तक इसका आप क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे आप मान लीजिए किसी के माँ बाप या मेरे माँ बाप जब तक कोई यंग है, मतलब ठीक ठाक काम हाथ पैर उनका चल रहा है, तो मेरे लिए ठीक है। जिस दिन वो खाट पकड़ेंगे तो मैं क्या कहूँ, भगवान जी को जल्दी उठा लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब दुनिया की यही रीत हो गया है।
बुरा मत मानना, बहुत लोग बुरा मान, लेकिन ये आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। कल मैं बूढ़ा हो जाऊँ, मेरे बच्चे बोलेंगे इनको जल्दी उठाओ दुनिया से। तो कहने का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री है। जब तक आप यंग हो, जवान हो, लोग आपको पूछेंगे, और जिस दिन आप कोई काम लायक नहीं होंगे आपको ऐसे फेंक देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री से बात करता है कि अगर 5 मॉडल यही कहते हैं कि जब तक पेन में इंक है तो तब तक बढ़िया है, लेकिन क्या करना होगा, पेन के साथ हमें इंक बेचना बहुत जरूरी है। गाड़ी बनाए हो तो अगर मान लीजिए पेट्रोल बिकेगा, एक साइड में पेट्रोल बिकेगा तो न जाने कितने लोग को रोजगार मिलेगा, डीजल बिकेगा न जाने कितने लोग को रोजगार मिलेगा। वैसे आजकल जो बिजली वाली गाड़ियां हैं, जितनी बिजली वाली बैटरी चार्ज करने के लिए अलग अलग जोन बना देंगे कि भाई बिजली यहाँ चार्ज करोगे तो कम से कम 1 घंटे का इतना रुपया देना पड़ेगा। तो ये कहने के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करती है। एक दूसरे के बिना जो नहीं चल सकता जीवन। आज भी जैसे है, न रहे तो नारी है, प्लस है तो माइनस है। तो कहने का मतलब बल्ब भी जलाना, जब तक प्लस से माइनस नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो ये सारे पॉइंट क्या करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, ये प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट्स या सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। अभी क्या है सब्स्टिट्यूट दोस्तों? सब्स्टिट्यूट्स मींस होता है जैसे एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। जैसे आपको प्यास लगी है, आप रेगिस्तान में हो, अब बगल में वही कोल्ड ड्रिंक भी बिक रहा, पानी बिक रहा है। पानी का रेट पता चला 50 रुपया पर बोतल दे रहा है, जो भी होगा 1 लीटर का, और वहां पर पता चला आपको 1 लीटर पेप्सी दे रहा है 40 रुपये का। तो आप क्या डिमांड करोगे? आपको लगेगा भाई साहब मेरे जेब में तो 40 रुपये हैं या 100 रुपये, तो आप सोचोगे एक काम करो 10 रुपये का नमकीन लेंगे, बाकी पेप्सी भी लेते हैं, मिल्क बढ़िया सा कम से कम आधा पी लेंगे, आधा लीटर पी लेंगे, फिर कुछ दूर चलेंगे, फिर प्यास लगेगा फिर पी लेंगे। तो आपको क्या लगेगा कि पानी छोड़ो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जब एक वस्तु के एक के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। या आपको चाय पीना था, अब चाय कहीं पता चला महंगा मिल गया, कॉफी सस्ता मिल रहा है, या कॉफी महंगी है, आप सोचेंगे चाय पी लेंगे। तो जो एक दूसरे के पूरक वस्तुएं बनती हैं, एक दूसरे को स्थान को रिप्लेसमेंट करती रहती हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। इस प्रकार की चीजों को भी वो समझाते हैं। अब लेकिन इसका क्या फायदा होता है? कभी भी मार्केट में जब तक आपका कोई, जैसे एक राजनीतिक और क्राइम की दुनिया की बात करते हैं, अगर राजनीति और क्राइम में जो अपराधी दुनिया है अपोजिशन नहीं होगा तो उनका कभी मोमेंट नहीं होगा। कैसे? अरे भाई आप अकेले हो, मैं अकेले पढ़ाता हूँ, मेरे अगर कोई कंपटीटर नहीं होगा, मेरे से जो बेहतर जब तक नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा, और पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, तो मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, किसका फायदा होगा? कस्टमर को। और एक ही व्यक्ति है, न जाने क्या लाके परोस दिया, लो भैया, अब उसका मन नहीं पढ़ने का, उसका मन नहीं सीखने का, आप जबरदस्ती इसको सिखा रहे हो। इससे क्या डेवलपमेंट होगा, विकास होगा? नहीं होगा। रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, तो दोनों होना चाहिए, वही है सब्स्टिट्यूट्स। आपकी इस पार्टी में अच्छा नहीं लगा, इस पार्टी में चले गए, लेकिन इससे क्या होगा, वो दोनों काम करेंगे तो उससे एक मूवमेंट होगा। क्राइम की दुनिया में आज भी होता है, मुंबई बड़े बड़े क्राइम का बेसिक गढ़ बना, जहाँ धन होगा वहाँ चोर होंगे जरूर। तो वहाँ पर आप देखते होंगे एक चोर के पास जितना दिमाग होता है एक जज के पास उतना ही होता है, क्योंकि जज और चोर दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं। अच्छा, ये अलग पॉइंट है, भटक जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूट्स की बात हम कर रहे थे। तो सब्स्टिट्यूट्स मतलब एक दूसरे की पूरक होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे पूरक नहीं, एक के स्थान पर दूसरे वस्तु से हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। प्यास लगा तो कोल्ड ड्रिंक से काम चला लेंगे, अगर मान लीजिए चाय नहीं मिला तो कॉफी से काम चला लेंगे, कोई रूलिंग पार्टी अच्छा नहीं काम का, अपोजिशन से काम चलाएंगे, उससे हम बात कराएंगे, अपना काम निकालेंगे। ये सारी चीजें। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। आप वही फिर दोबारा प्रोडक्शन क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे करना है या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स पे करना है, या उसके बाद हम प्राइस क्या रखेंगे। आप पता चला प्राइस ज़्यादा रख दिया, जैसे बहुत से लोग कॉफ़ी बेचते हैं, टी बेचते हैं। अब कोई व्यक्ति एक होता है अफोर्डेबल, कितना वो प्रयास कर सकता है या कितना सस्ता हो सकता है, उसके साथ कितनी पहुंच हो सकती है, कितना वो पैसा पे कर सकता है। अब पता चला वो बेचारा सोचता भाई मैं 10 रुपये की चाय पी सकता हूँ, मेरा तक इतना ही, एक मेरे इतनी ही अपनी सहन शक्ति, इतने 10 रुपये की चाय पी सकता
आप पता चला 30 रुपया चाय रखोगे तो वहां कौन जाएगा? जिसके पास 30 होगा वही तो जा सकता है। कहने का मतलब आपको प्राइस भी ध्यान में रखना है, डिमांड, जब ये सारी चीजें सही होगा तो इसी हिसाब से आपका डिमांड भी होगा, और डिमांड होगा फिर वैसे प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा। तो ये 5 मॉडल बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी वही बेसिक चीज समझाना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसी में। दोस्तों पढ़ाई क्या होती है, आप जितना डीपली पढ़ोगे, जितना बारीकी चीज को समझोगे, हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं टॉपिक, ठीक है। अगला टर्म इसी में आपका था विजन और मिशन क्या है। विजन और मिशन, विजन और मिशन है कि मिशन से बोलते हैं, चलो मिशन करें। विजन और मिशन, अब ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक मूवी आई थी मिशन। मिशन क्या होता है, जैसे आप एक विद्यार्थी हो, आपको नेट क्वालिफाई करना है। क्या करना है? नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब आपको क्या टारगेट है? आपका ये है, आपका विजन है, आपका ये गोल है, आपका ये लक्ष्य है, यही बोलते हैं आपका विजन। आपने गोल सेट किया कि मुझे भैया आपकी 2025 में प्रोफेसर बनना है, ये मेरा गोल है, मैंने टारगेट अपना रखा है। लेकिन मिशन क्या होता है, जो आप हर दिन, प्रतिदिन, एवरीडे आप क्या करते हो, जो आप रीड करते हो, अर्थात पढ़ाई करते हो, क्या? बुक्स, होमवर्क, ये जो आप करते हो हर दिन, यही आपका है मिशन। अगर आपने, पता चला हर दिन 8 आवर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपने हर दिन जो आपने 8 आवर पढ़ाई किया, अब आपका एग्जाम का डेट मान लीजिए 1 जनवरी का है, 1/1/2025, ठीक। और अभी जो आपके पास 15 दिन टाइम है, आपने पता चला अपना टाइम ड्यूरेशन 15 आवर कर दिए। अब जो 15 आवर हर दिन आप पढ़ रहे हो, यही आपका मिशन है। और जैसे आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, आपने पेपर दे दिया 1 तारीख को, और रिजल्ट जैसे आपको आ गया आपके हाथ में, यही आपका जब लक्ष्य प्राप्त होता है, यही आपका क्या था? विजन। इसलिए बड़े से बड़े कोचिंग नाम भी है, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस। इन लोग देखो कितने एक ब्रांड नाम बनाए, कितना बढ़िया है, लोगों को पढ़ के लगता है क्या इसमें वजन है, क्या बेस है। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो ये चीज होता है विजन और मिशन। तो मिशन आपको रोज, अब व्यापार के पर्पज से कैसे समझना है, हाँ पहले बता देते हैं। अगर आप, पता चला छोटा सा आपने दुकान खोला या कोचिंग खोला, या आपने कोई चैनल बनाया, या तो भाई हर दिन एक वीडियो डालो, 1 आवर का हो चाहे 30 मिनट का हो, अपलोड करो। तो कोई देखे या ना देखे, अपना काम तो करो। आप पता चला कोई व्यूज नहीं आया, अरे छोड़ो यार, कोई देखता है, कोई लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब, आपका पता चला मन क्या हो गया, टूट गया, डिमोरलाइज हो गया, किसी ने डिमोरलाइज कर दिया, आपका मन हतोत्साहित हो गया। अरे छोड़ो, बहुत से चैनल है, क्या आपका चैनल चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हो बड़े बड़े लोग बैठे मार्केट में, आप क्या करोगे? अब पता चला ऐसे सोच के आप बैठ गए, ना वीडियो अपलोड करें ना काम करेंगे, तो आपका क्या होगा? डाउन पे आ जाएंगे। और जब डाउन पे आ जाएंगे तो आपका मिशन, जब हर दिन आपका मिशन ही नहीं कंप्लीट रहेगा, तो कैसे आपको लक्ष्य प्राप्त करेंगे? भाई मेरा चैनल वायरल होगा, एक प्रकार से टॉप लेवल में जाएंगे, या लोगों को आपकी पहचान होगी कि आप भी कोई हो, कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ देश के लिए नया कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। जब तक आपका मिशन नहीं कंप्लीट होगा, मिशन पे काम नहीं करें, तब तक विजन नहीं मिलेगा। अब अगर आप प्रतिदिन, आपके पास 15 दिन टाइम है, अगर आज अभी सोच लो कि मुझे एक एक यूनिट को रट डालना है, समझ डालना है, और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके, तो मैं गारंटी दे, क्यों नहीं आपका विजन मिलेगा, आप जरूर प्राप्त करोगे। मिशन ही नहीं होगा तो आपका विजन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए रोज एक मिशन रखो।
इसे लोग बोलते हैं मिशन पे जा रहे हैं। तो मिशन मतलब वर्क होना और विजन मतलब लक्ष्य प्राप्त करना। ये बात समझ में आ गई? ये बिजनेस का बेसिक टर्म होता है। तो दोस्तों ये हमने बात कर लिया। फीचर हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, मिशन हो गया, विजन, ठीक। अब अगला बात करते हैं इसी में। काफी टर्म है, यही सब आपका पूरा सिलेबस में दिया हुआ है और ये थ्योरिकल चीजें पढ़ना पड़ता है, यही से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और ये पढ़ने का मेन मकसद रटना नहीं है, इसको बी प्रैक्टिकल समझना भी है। अब बात करते हैं अगला, इसी में और 2-3 टर्म है। रूल ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक रूल क्या होता है। जैसे अगला रूल होता है, कहीं रूल बोलते कहीं रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बोलते कहीं गवर्नमेंट। एक और लिख देते हैं, पहले इसको समझते हैं। अब रूल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। आपका जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, इनका भी बिजनेस फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट, इसमें काफी इनका महत्व बनता है। क्या क्या, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, जैसे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में सुना होगा 1773 करके, वैसे भारत में एक रेगुलर मेंटेनेंस एक रूल बनता है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अर्थात जो एक मेंटेन करने के लिए सरकार नए नए कानून बनाती है, व्यवस्था बनाती है। अब इसमें क्या क्या बनाएगी भाई, टैक्स कितना रखना है, डायरेक्ट टैक्स क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स कितना होना चाहिए, सैलरी पे कितना, जो आपका हेड ऑफ इनकम सैलरी का बेसिक स्रोत है, प्राइमरी वाले व्यक्ति पे, जो एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर कमाने वाले पे कितना होना चाहिए, या सरकारी जो व्यक्ति है जिन पे पीएफ, म्यूचुअल आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, उन पे कितना देना है, तो गवर्नमेंट पूरा तय करती है। लेकिन व्यापार से क्या लेना देना है भाई। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अब आप अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड या आप CSR, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप टैक्स नहीं देंगे या दे भी रहेंगे, तो उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो क्या आपको पेनाल्टी झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक बेसिक एक्ट है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग भी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसी में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसी में अगला तो आपका एक होता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, अब प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कभी कभार देखते होंगे कोई प्लानिंग करती है, कोई योजना बनाती है। कभी आप 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, तो उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि देश को बेहतर अगर करना है तो हमें क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। पहली चीज क्या नीड होती है भाई, एक तो देश को इस प्रकार से लोगों ने लूटा और इस देश में कुछ नहीं बचा, बनी हुई चीज को सब तहस नहस करके चल दिए। जनता भूखी है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे खाने की चीजें हैं, ना उनके खेती के लिए कोई अच्छी ना मेडिसिन है जो आप खेतों में डालते हो, पेस्टिसाइड्स है, ना फर्टिलाइजर, ना खाद है, ना सीड है, ना बीज है। ये सारी चीजें क्या हुई, गवर्नमेंट प्लानिंग की 1947 के बाद। तो आप देखते हो 1947, अब इससे व्यापार से क्या लेना देना, अभी बात करते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा समझना, 99 में समझना, ठीक है। 1947 के बाद देखते हैं कि सरकार ने शुरुआत में क्या हुआ कि भाई लोगों को खाने की व्यवस्था करो, तो खाने पे आप देखते होंगे कृषि पे जोर दिया गया। इसलिए 1965 या 1966 उस वक्त जो मूवी आती थी, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, उसी वक्त नारा लग रहा है जय जवान जय किसान। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको देखने को मिलता। अगर आप 1960, 70s, 80s की जो मूवी आज आप देखेंगे, उसमें हर एक सरकार की योजनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो आपको शुरुआत में प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग करके गवर्नमेंट क्या क्या रूल बनाती है। तो व्यापार को लेकर के क्या रूल बनाएगी, कितना टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स नहीं लगाना है, प्राइमरी सेक्टर पे क्या फोकस होना, सेकेंडरी सेक्टर पे क्या से, और टर्सरी सेक्टर पे क्या होना चाहिए। इस सरकार का बेसिक एक रूल बनता है। अब तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, नीति। अब नीति मीन्स 2015 में लाया गया।
अब ये बोलता है भाई जो एक प्लानिंग था इसको बोलते थे सेंट्रलाइजेशन। क्या था ये? सेंट्रलाइजेशन। अब ये जो नीति आपको हो गया ये डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या है इसको समझ लो। जब गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन बनाती थी 5 ईयर प्लानिंग, अर्थात 5 साल टारगेट रहती थी कृषि पे, 5 साल आपको गरीबी मिटाओ, 5 साल आपको उद्योग पे, 5 साल आपको रोजगार पे, 5 साल आपको एग्रीकल्चर पे, 5 साल आपको इरिगेशन पे, 5 साल आपको मछली, इरिगेशन में सब आ जाता है, एग्रीकल्चर सब पार्ट आता है, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जिसमें आप बहुत जो जिनका ऑप्शन जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स, उनको भी पढ़ना पड़ता होगा, जिसमें आप हरित क्रांति क्या थी, गोल्ड क्रांति क्या थी, श्वेत क्रांति क्या थी, गुलाबी क्रांति क्या थी, ये सब आपको देखने को मिलता हो प्लानिंग में। ये सारे पॉइंट जो आपको प्लानिंग में सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल तक टारगेट रखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई। ऐसे समझो आप हो, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी बोले भाई मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपने चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा सभी के लिए 1000-1000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो सबको 1000-1000 रुपये बांट देते थे। लेकिन चलो दे दिए, लेकिन ये नहीं उनको पता किस पे काम करना है। अब बड़े वाले को पता चला भाई उसको 1000 के बजाय 2000 की जरूरत थी, छोटे वाले को हो सकता है 500 में काम चल जाता, लेकिन सबको 1000-1000 बांट रहे हो। इससे भारत में देखते होंगे जब कृषि पे ध्यान दिया गया तो कुछ ऐसे राज्य ऑलरेडी कुछ कृषि के लिए अच्छे उत्तम जमीन उनके पास थी, जैसे आप गंगा जमुना द्वाब एरिया देखिए, यूपी बिहार, ये काफी एकदम फर्टिलाइजर एक उर्वरक जमीन है। मगध का साम्राज्य अगर आप पढ़ेंगे तो मगध क्यों मजबूत था? क्योंकि वहां पर कृषि का बेसिक आधार ही था, चारों तरफ से पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ था, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव भी था, और कृषि जो क्षेत्र था उपजाऊ जमीन थी, इसीलिए वहां पर लोग पर धन संचित ज्यादा हुआ और उनकी एरिया ज्यादातर मजबूत हुआ। और जिस मजबूत एरिया जब हुआ तो सेना मजबूत, सेना मजबूत तो कौम मजबूत, कौम मजबूत तो देश मजबूत, इसलिए कभी दूसरा कोई हमला करता तो उनको वहीं पर हरा देते। क्या चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करके था। चलिए मैं कहां से कहां चला गया। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसको टारगेट रखती है कैसे चीजों को पूरा करना है। दूसरा वो डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ये कहा देखिए अब क्या करेंगे, जो हम पहले बच्चों को 1000-1000 रुपया बांटे ये नहीं होगा। अब बच्चे खुद मेरे पास आके बोलेंगे, अपने पिताजी से कहेंगे कि मुझे फीस की पैसा चाहिए, मुझे कपड़े का पैसा चाहिए, या मुझे किसी के साथ डेट पे जाना घूमना है उसके लिए पैसा चाहिए। पिताजी कहेंगे ठीक है बेटा ये लो ये लो। अब वैसे क्या है, थोड़ी सी मजाक कर लिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्टेट जाएंगे सेंटर के पास, जो आप लोकसभा में जितने मेंबर आप चुन के भेजते हो, जितने लोग हैं आजकल डांसर है, सिंगर हैं, अच्छे अच्छे कलाकार लोग आजकल जा रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ आपके देश का, अपने समाज को उतना समझें। आपके देश जिस एरिया से चुन के आप भेजते हो, क्या आप अपने एरिया की वो बात करते हैं? कोई पूर्वांचल को, कोई बिहार को, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई मध्य प्रदेश, कोई चेन्नई, कहीं का हो, वो जाके क्या पार्लियामेंट में उस बात पे रखते हैं बात कि मेरे देश में बाढ़ भी, जैसे चेन्नई में बाढ़ आया, तो क्या उस पर लेकर के सर अपनी बात रखें? कैसे फ्लड एरिया से बचने के लिए क्या दीवारें ऊंची होनी चाहिए? या मान लीजिए कोई, मान लीजिए आप बंगाल के साइड में है, या आजकल सी लेवल बढ़ती जा रही है समुद्र सतह, तो क्या जितने लोग को घर डूबने वाले हैं आज से 10 साल के बाद, क्या वो अपनी बात रख रहे हैं? क्या क्लाइमेट पे अपनी बात को करते हैं? पार्लियामेंट में डिबेट होता है? नहीं होता। या आपके एरिया में दंगा फसाद ज्यादा होती है, क्या वहां पर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है इसका मतलब बेरोजगारी है? लोग खाली दिमाग शैतान का घर है, अगर उनके पास काम धंधा होता तो ऐसा काम क्यों करते? बात तो सही है। क्या आप इस पे पार्लियामेंट पे डिबेट करती हो? यही जो जब यहां से आपके कैंडिडेट, आपके एमपी एमएलए जाकर के पार्लियामेंट या विधानमंडल में बैठ करके जब वो डिबेट करेंगे, सरकार तक अपनी बात रखेंगे, और सरकार तब उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनाती है उसी बोलते हैं नीति। ये भी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं। चीजें तो बहुत कुछ है, बताने लग जाए तो कम पड़ जाए दोस्तों, ठीक है। अब पॉइंट अगला बात करते हैं। प्लानिंग के बाद एक आता आपका इंटरप्रेन्योर। अभी इंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है? तीसरा इंटर, EN
एंटर एंटरप्रेन्योर, प्रेन्योरशिप बोलते कहीं कहीं एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं, एंटरप्रेन्योर नी योर ठीक। अब एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है, जो उद्यमी है, व्यापार है। आज इसमें कई चीज होती है, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसको भी समझना, याद रखना, लेकिन हमें समझना है इसके बारे में और चीजें एडवांस आपको बताते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये रिस्क लेता है, और एंटरप्राइज कोई वस्तु है, गुड्स है, उसको क्या करता है, वो बेचता है, गुड्स कोई है वो उसको सेल करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, ये उद्यमी होता है, कोई व्यक्ति होता है। बस इतना बात याद रखना। अब ये चीजें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, ये सब चीजें होती है। आइए बात करते हैं पहले एंटरप्रेन्योर में। सरकार, भारतीय सरकार अब वो चाहती है कि हमारे देश में जो बीए कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं, बीकॉम कर रखे हैं, या एमबीबीए कर रखे हैं, एमबीबीएस हैं, बीडीएस हैं, पता नहीं कितने कोर्स करके लोग बैठे हैं। अब पता चला वो पढ़ाई तो कर लिए, थ्योरिटिकल नॉलेज हो गई, बट उनके पास भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या उनको अगर व्यापार में जाना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस प्रकार के उनके पास नॉलेज नहीं है। तो सरकार को क्या चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योर मतलब उनको उद्यमी बनाना चाहिए, उनको एक लर्निंग व्यू में ले जाना चाहिए। डॉक्टर को डॉक्टर तरीके से ट्रेनिंग करवाओ, डेड बॉडी दे दो भैया, चिड़फाड़ करो, किडनी निकालो, किडनी जोड़ो, लीवर निकालो, लीवर जोड़ो, ये होना चाहिए। तो आप बताइए, बड़े बड़े जितना मेडिकल है इंस्टीट्यूट्स या जो भी विद्यार्थी कितना वो सीखते हैं। पहली चीज, कोई बीए करके निकल गया, अब बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट माने कला। अगर उसके अंदर किसी टॉपिक पे डिबेट करने की ताकत नहीं है, ना पॉलिटी पे बात कर पा रहा, ना इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा, ना हिस्ट्री पे बात कर रहा, वो क्या बीए किया भाई। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके पास एक कला होनी चाहिए, बात ऐसा करे तो उसके बातों में वजन होनी चाहिए, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्टिव कर ले, एक नया डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब उसको कुछ पता ही नहीं, रट्टा मार जाके बीए में लिख के चला गया, डिग्री ले ली, 80% नॉलेज उसमें, 8% नहीं, उसमें कोई स्किल्ड नहीं, बेरोजगार तो घूमेंगे झोला लेके। अच्छा, तो ये आपका बीए की हाल है। ये आपका बीकॉम की अब बात करते हैं। बाबू साहब बीकॉम कर लिए, डेबिट क्रेडिट पढ़ के चल दिए, अब उनके पास रोजगार है नहीं, वो भी स्किल्ड है नहीं, तो सरकार को क्या करना चाहिए, इनको स्किल्ड बनाना है। ना यही लोग खाली दिमाग शैतान का घर, कोई धर्म, कोई जात के मजहब पे दंगा फसाद करेंगे, देश की जो संपत्ति है, रेलवे है, बस है, रोड है, उसको तोड़ेंगे, और सरकार उनको कभी रोक नहीं पाएगी। बंदर और स्टूडेंट एक जैसे हैं, कब उछाल मार दे कहाँ, इनको कोई पता नहीं। तो इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल कहाँ से होगा, इंस्टीट्यूशनल संस्था, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, वहां पर इनको क्या करिए, एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके, अर्थात एंटरप्रेन्योर बनाओ, उनको बिजनेसमैन बनाओ, उनको नया स्किल डेवलपमेंट सिखाओ। जब वहां से निकले तो उनको रोजगार में डालो, ना कोई जवानी रूपी जो उनके पास तेल है ना, वो कहीं न कहीं कुछ गलत क्रिया करते मिलेंगे, दंगा फसाद, ड्रग्स, वेपन्स, इसी में फंसेंगे। और बाहरी कंट्री लोग वो टारगेट करके बैठे हैं कि भारत के युवाओं को फांसो, नशेड़ी बना दो। आज पंजाब के हालात क्यों खराब होते जा रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बॉलीवुड वाले तो और चौपट करके रखे हैं। ड्रग्स, अफीम इनके फिल्मों में दिखाया जाता है। चीजें अगर 10% हो गए, उसको 90% दिखाएंगे। तो ये सारी चीज भैया यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से। और लेकिन शुरुआत कौन करेगा, जो बुद्धिजीवी टीचर हैं, इनको भी जागरूकता फैलाना चाहिए, अच्छी ज्ञान दो, अच्छी चीजें बताओ, सिर्फ अपने लिए नहीं। यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स जो बनेगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा, सरकार इस पर नई नई योजनाएं बनाए। ठीक है दोस्तों,
और ये एंटरप्राइज क्या होती है, जब अच्छे प्रोडक्ट बन के निकलेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, और इनको डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा, तो बिजी रहेंगे, तो देश के आउटपुट अच्छा करेंगे, सस्ते रेट पे लोगों को अब देखिए, कभी काल एक चीज और बताते हैं, जो लोग कहते हैं आजकल डॉक्टर के अंदर रहे, अरे भाई कहाँ से दिल होगा, जब कोई डॉक्टर 5 करोड़ रुपया दे के डॉक्टर बनेगा, तो 5 करोड़ अपना निकालेगा कि नहीं निकालेगा, सिंपल सी बात है। अगर सरकार उसको फ्री में पढ़ाया होता, फ्री में डॉक्टर बनाया होता, और फ्री में बैठता तो फ्री में इलाज करता, उससे क्या पढ़ा है। लेकिन जो पैसा लगा के पढ़ेगा तो अपना पैसा वसूलेगा। इस दुनिया का दस्तूर, कोई माने या ना माने, यही चल रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को वेलफेयर के रूप में सोचना पड़ेगा। अभी भी जो 60-80% लोग हैं दोस्तों, ना तो जिनके पास पैसा होगा वो तो बनेंगे और मनमानी अपना इलाज करेंगे, पैसा वसूलेंगे। और वैसे ही आजकल जो टीचर होंगे उनको भी लगेगा भाई मैंने इतना 12 लाख 13 लाख रुपए लगा करके मैंने PhD किया, ये पढ़ाई किया, मैंने ये बुक्स पढ़ा, मैंने दिन रात खपा के अपना बाल दाढ़ी वाइट कर डाला, अपनी एज पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने करियर को बनाने चक्कर में जब किसी को पढ़ाएगा तो वसूलेगा कि भाई मैं तो मुँह मांगा आपसे 1.5 लाख रुपया लूंगा, तो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये क्या हो रहा है? यही इसीलिए गवर्नमेंट उनको वेलफेयर के रूप में काम करे। तो ये जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, ये बात कहना चाह रहा था दोस्तों। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। और जब अच्छे लोग होंगे तो अच्छे एंटरप्राइजर बनेंगे, अच्छी वस्तु बेचेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर दूसरे देश में जाएंगे, तो वहां से हमारा क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करके आएगा, देश और आगे बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है, कहीं कहीं TION, प्रमोशन। अब प्रमोशन मीन्स क्या होता है? प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना। कैसे? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पर गवर्नमेंट है, और प्राइवेट कंपनी ने मान लीजिए कोई भी कोचिंग संस्था ले लो, कोई भी संस्था, अगर वो अच्छा काम कर रहा है देश के हित के लिए, लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को अच्छा स्किल्ड दे रहा है, और 1 रुपया वो नहीं मांगता है, सरकार उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब उसको पैसे से भी करो, कुछ विपन्न रूप से भी करो। बहुत से लोग दंगा भी करेंगे, जब आपका नाम होगा, फेमस होगा, तो 10 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो सरकार उस प्राइवेट कंपनी क्या करे, प्रमोट करे, सुरक्षा भी दे, प्रोटेक्टिव भी करे, और किसी प्रकार का, तब वो और बेहतर काम करेगा। ये पूरा रूल ऑफ गवर्नमेंट का जो पॉलिसी हमने बात किया, यही सारी चीज होती है, तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा। मैं अगर मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मेरा मान लीजिए मैं कोई चीज बोल दिया, कोई किसी व्यक्ति या मैं किसी मजहब, किसी जात, किसी धर्म में नहीं बात किया, बट और भी चीजें फील्ड में है, उनको लगेगा, बहुत सी कोचिंग उनको लगेगा ये कौन व्यक्ति आ गया, फिल्म पढ़ा रहा है, ऐसा सारा कंटेंट बांट रहा है, बच्चे मेरे तक पता उनके पास नहीं जा रहे हैं, तो मुझे बोलेंगे इसको टारगेट करो, इसका चैनल बंद करो, इसको ब्लॉक करवाओ, ये तो फ्री में बांट देगा, हम लोग के पास पैसा नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो क्या मेरा ये जो मैं सारा कंटेंट दे रहा हूँ, जो लोगों को फ्री में जागरूक कर रहा हूँ, जो सरकार को करना चाहिए मैं काम कर रहा हूँ, तो सरकार मुझे क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर सरकार मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा या नहीं मुझे सपोर्ट करेगी, तो कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो भाई मैं ऐसे अच्छे लोग नहीं काम पे नहीं आगे बढ़ेंगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये चीजें होता है प्रमोशन करना या प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये चीजें भी होता है। ठीक है दोस्तों, और जब ये चीजें होगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। ये हमने सारी पॉइंट बात कर लिया रूल ऑफ गवर्नमेंट। अगला बात करते हैं, रूल ऑफ गवर्नमेंट की सारी पॉइंट हमने समझ लिया। देखिए हर एक यूनिट के एक एक चीज को जब पढ़ते हैं दोस्तों, आप जाके किताब में देखिएगा, सारा टू द पॉइंट यही बात है। मेरे पास 10 साल का अनुभव है इसका पढ़ने का। सिर्फ UGC नेट की बात कर रहे हैं, बाकी जो BCom वगैरह किया तो मेरे पास टोटल मिला करके कितना 12-15 साल हो गया, 16 साल हो गया दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट, अब इसको बोलते CPA, CCA। अब ये मत समझना सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये मत समझना, ये CC मतलब एक्ट है कि 2019 में इसको पूरा चेंज किया गया। अब ये कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पे हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। पहला, आपको कल्चर को समझना है। दूसरा, CSR क्या है। तीसरा, फेरा क्या है, अर्थात फेमा क्या है। फेमा को ही पहले जो आपका फेरा था, फेरा, इसी को 1973 में इसको चेंज करके 2000 इसको 99 में चेंज किया। इस 1973 पूरा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इसको नया कॉन्सेप्ट, तो एक एक करके भी समझते हैं। इसके बाद पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया आपका है, यहां पर एक टॉपिक आता है आपका मशीनरी। मशीनरी मीन्स होता है एक सिस्टम है, सिस्टम एक तंत्र है, एक परंपरा है, जिसमें 3 आधार पर बात करते हैं। एक DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता हाई कोर्ट, एक होता सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सपोज करिए मैंने कोई मोबाइल खरीदा, मान लीजिए iPhone 16 Pro मैंने मार्केट से लेके आ गया। मेरा मन कहा चलो लेके आते हैं भाई, समय के हिसाब से मैं अपडेट होता हूँ, कुछ नई चीजें भी सीखना चाहिए। मार्केट गया, मैंने मोबाइल लेके आया, पता चला उसने हमें 16 Pro का जो मॉडल दिखा वो दिया नहीं, कुछ और मॉडल दे दिया, और उसके बाद वो काम भी नहीं सही कर रहा। मैं कस्टमर केयर में जाके बोला भाई इसने मुझे ऐसा बस दिया और पैसा भी पूरा लिया, काम अच्छा नहीं कर रहा, मोबाइल कैमरा अच्छा काम नहीं कर रहा, ना फ्रंट अच्छा काम कर रहा है ना बैक काम कर रहा है, सिर्फ मोबाइल का ढांचा तो दे दिया, इसमें कुछ है नहीं, बार बार हैंग कर रहा है। अब उसने, मैं जिसके दुकान से लेके आया उसको बोला भाई ये वापस करो, बोला मैं नहीं लूंगा। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग मैंने वहां पर क्या हुआ, उसने बोला एक काम करो आप पहले डिस्ट्रिक्ट पे जाओ। तो मान लीजिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट होगा, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ या जहाँ से उठा है, तो डिस्ट्रिक्ट पे मान लीजिए मैं दिल्ली में इस वक्त, तो दिल्ली में किसी भी मान लीजिए लक्ष्मी नगर, तो मैंने क्या किया भाई लक्ष्मी नगर में यहाँ रहता हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ का जो कोर्ट होगा, जो आपका कड़कड़डूमा का होगा या सकरपुर का होगा, तो मैं थाने में कंप्लेंट किया। वहां से नहीं हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट जो आपका लक्ष्मी नगर का है, तो इसका कड़कड़डूमा लगता है, मैं कड़कड़डूमा जाके कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पे भाई कंप्लेंट किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि इन्होंने जो मुझे मोबाइल दिया ये ठीक नहीं भाई, इन्होंने मुझे मिसबिहेव किया, मेरे साथ गलत तरीके से बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, मुझे ठग लिया। यहाँ पर मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट वाले से अगर वहाँ केस लड़ते रहे नहीं जीता, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट ना जाओ, आपको सुप्रीम कोर्ट, सोचिए आपको इतना प्रोटेक्टिव कर रखा है, तो लास्ट में खुद सोचेगा भाई जितने का कहावत है, जितने की डोली ना हो उतने का, जितने की बीवी ना उतने की डोली खर्चा, जितने मोबाइल ना लिए उससे ज़्यादा पेशी हो गया, आते रहो पेशी लड़ते रहो। उसको लगा एक काम करो यार ज़्यादा आगे बढ़ेगा, इसको मोबाइल अच्छी वाली दो, हटाओ मामला खत्म करो। इसलिए आपको एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आएगा। अब समझ में आ गया, इसी बोलते हैं मशीनरी सिस्टम, जो गवर्नमेंट का बेसिक आधार है, इस पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कल्चरल। कल्चरल मीन्स होता है जो आपका सांस्कृतिक होती है, इससे क्या रिलेटेड होती है, जब आप कोई वस्तु बनाते हो तो कल्चर को ध्यान में रखते हुए वस्तु बनाते हैं। जैसे भाई कोई किसी की शादी है, अब शादी उसकी चल रही, तो आप उसके लिए बढ़िया शेरवान जो भी है कोट पैंट बनाओगे, बढ़िया जूता साइज, दुल्हन के लिए लहंगा अच्छा बनाओगे, तो वहाँ की जैसी कल्चर है वैसे कपड़े जब बनाओगे तभी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, सप्लाई अच्छा होगा, डिमांड होगा, तभी तो व्यापार अच्छा चलेगा। अब पता चला भारत की कल्चर ऐसे, अब पता चला वहाँ पर आप छोटे छोटे कपड़े बेचना शुरू कर दो, लोग कहेंगे ये क्या है यार, क्या बदतमीज आदमी आ गया, यहाँ पर रोड खुले, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे अंडर गारमेंट कपड़े बेच रहा है, इसको शर्म नहीं आती, यहाँ के कल्चर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्या आपका व्यापार चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए भी आपको अलग एक एरिया ढूंढना पड़ेगा। किस चीज़ें कल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है, कल्चर को देखते हुए आपको व्यापार करना पड़ेगा, कल्चर के हिसाब से आपको रहन सहन खाने पीने चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब पता चला साउथ में इडली है, डोसा है, सांभर है, वहाँ की भोजन फेमस है। अब पता चला नॉर्थ में आप बेचने लेके आते हो,
अब यहाँ की कल्चर उनको नहीं पता है, वो खाएंगे बोलेंगे भाई साहब ये डिनर था कि नाश्ता था, फिर खाएंगे, फिर उनको भूख लगेगा। अब यहाँ के लोग पता चपाती है, रोटी है, दही है, दूध है, मटर है, पनीर बढ़िया खाते हैं, और उसके ऊपर से 4-5 पराठे दबाते हैं, तब उसके बाद डकार लेते हैं। तो उनके कल्चर के हिसाब से खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजें अगर आप बेचेंगे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। यही बात कहना चाहते हैं दोस्तों। अब चाइना की कोई प्रोडक्ट है तो चाइना में ही सक्सेस है। अब झींगा मछली जो भी है वहां पर केकड़ा ओकड़ा सांप बिच्छू भोजन वो भून के तल के खाते हैं। अब भारत में किसी को दे दो खाएंगे, उल्टी कर देंगे, वो सुन के उल्टी कर देंगे भाई, क्योंकि उनकी कल्चर वही भाई, हमारा कल्चर अपना ठीक है। अब वेस्टर्न अमेरिका में पता गाय भैंस मुर्गा सब एक साथ काट के मिक्स करके उसको बनाते हैं, कौन सा हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या उनकी अलग अलग आजकल रेसिपी बनता है, बर्गर बनता है। अब ला करके आपको बेच दिया बढ़िया स्लाइड मिर्च मसाला डाल के, आपने खाया, आपको पता चला साइड इफेक्ट हो गया, आपके लीवर में पता चला अल्सर हो गया, या आपकी आंख में अल्सर हो गया, आपकी हेल्थ खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी कल्चर नहीं है, आपकी क्लाइमेट नहीं है उस तरीके की फूड को डाइजेस्ट करने की। आज भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को जो आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रहा है, या स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग कहेंगे पोल्यूशन ठीक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके खान पान इम्पैक्ट करता है। बार बार आप सुबह उठते होंगे, बोलते होंगे पूरा पेट भारी भारी सा रहता है, सर भारी भारी रहता है, आप एसिडिटी की दवा खाते हो, ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है? कल्चर के हिसाब से जब तक खाने पीने की चीज पहनने ओढ़ने की वस्तु नहीं बिकेगी तो आपका व्यापार कभी नहीं चल सकता। भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पर हर प्रकार के क्लाइमेट, हर प्रकार की कल्चर, हर प्रकार के रिलीजन, हर प्रकार के लैंग्वेज, जो इसको समझ गया वो व्यापार उसका हमेशा चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ये बारीकी चीज है दोस्तों। अगला बात करते हैं, क्या था? CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है दोस्तों? हर एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, जब वो मान लीजिए मैं बहुत बड़ा प्लांट लगाया, मान लीजिए मारुति कंपनी का मैं मालिक हूँ, वो नहीं ये बात कर लिया, मारुति का मैं दूसरा खोल लूंगा, इसमें क्या है? अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैंने कंपनी अपना खोला, लेकिन सरकार मुझसे बोलेगी भाई आप जब कंपनी लगाओगे तो यहाँ पॉल्यूशन भी तो होगा, धुआं निकलेगा, डस्ट निकलेगा यहाँ इतना ज़्यादा, तो इसलिए ये जो आसपास लोग रहते भी हैं इनके लिए क्या आपने सोचा? पर्यावरण के बारे में क्या सोचा? जीव जंतुओं के बारे में क्या सोचा? यही बोला था कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट मतलब जो एक प्रकार से निगम, जो व्यापार एरिया, ट्रेड एरिया है, जो एक मेरा प्लांट एरिया है, कारपोरेट में आ रहा है। लेकिन सोशल मतलब समाज को वेलफेयर करना है, सोशलिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि भाई उनके लिए अच्छा करने के लिए आपको 5%, 3% जो भी होगा, मान लीजिए मैंने हर साल या हर मंथ जितना मेरा बनेगा, तो जो सरकार की एक रूल है इतना मुझे देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे मैं नहीं दूंगा, सरकार बोलेगा तो मैं आपके कंपनी पे ताला मार दूंगा, देखता हूँ कैसे चलाऊंगा। ये कहने का मतलब है, इसको भी बस इतना ही समझना था, ठीक है। अगला बात करते हैं फेमा और फेरा। देखिए पहले क्या था, 1973 में जो ये फेमा था, फ्री एक्सचेंज करके फेरा बोलते थे, फ्री एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट था, तो ये इसको चेंज किया गया। बोला गया क्या? बोला गया नहीं अब इसका नाम फेमा होना चाहिए। क्या इसमें चेंज किया गया? पहला जो कॉन्सेप्ट था ये बड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जो कोई व्यापारी आता था तो उसके लिए बड़ी इस रूल के अकॉर्डिंग फाइल बनवाना, लाइसेंस लेना, और बड़ी एक मतलब एक क्रिटिकल थी, बड़ी कठिनाई थी, वो जल्दी उसको चीज़ें फाइल नहीं बन पाना, उसके लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। तो 1973 जो पुराना कॉन्सेप्ट था इसको चेंज किया गया, और 1999 में इसका नाम बदल करके फेमा रखा। अब ये क्या कह गया? फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बोला गया अब आपके लिए फ्री हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, और मैनेजमेंट जो एक्ट है आपके लिए ज़्यादा बाउंडेशन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, बहुत एक लिबरल कर दिया गया है। इसमें जैसे एक पोलाइटली तरीके, जैसे कहता कि किसी व्यक्ति से आप बात करना चाहो, अब वो व्यक्ति बड़ा रूढ़ ही आदमी है, जैसे होता ना कि उसको शक्ल देखने के बाद गुस्सा चढ़ जाता है, न उसमें कोई एक एनर्जी होना, न ढंग से बात करना, हमेशा पैसे की बात करना, हमेशा वो सामाजिक भटकाऊ बातें करना, कभी उसमें पॉजिटिव एनर्जी देखने का ना, जब देखो नेगेटिव बात करना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या होगा, ऐसे बोलते ना कुछ लोग। अब उनके पास चिढ़ जाता है इंसान, यार किस आदमी के साथ बैठ गया, मैंने दिमाग खा गया। ये क्या था
ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था ये बड़ा चिढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, लेकिन फेमा आया, बड़ा भाई बहुत लिबरल हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, आओ फाइल लाओ, साइन लगेगा, मोहर लगेगा, जो फीस हो पेमेंट करो, निकलो, कोई एरिया ढूंढो, व्यापार करो, दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों जितना बात किया ये सब आपका हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। मुझे लगता है दोस्तों एक ही यूनिट आज कर पाते हैं क्या? काफ़ी बड़ा करेंगे तो आप कंफ्यूज, एक एक यूनिट करते हैं, फिर दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, 1 बाय 1 करके मैं प्ले स्टोर में पूरा कंबाइंड बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में देखो क्या क्या पढ़ना है। बीओपी क्या है, फिर एओए क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, ब्रिक्स क्या है, और क्या रहेगा दोस्तों, आईएमएफ क्या है, ट्रिम्स क्या है, और ट्रिप्स क्या है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, ये सब जुड़े हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस से। और बता देते हैं, चलिए 2-4 चीज और, एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है, बस इतना आज बताते हैं। मुझे लगता है मैं सोचा था पूरा 3-4 घंटे करने का, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो एक एक यूनिट करते हैं, मजा लगेगा, अच्छा लगेगा आपको समझने। बीओपी पहले, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जब पढ़ते होंगे तो इसमें 2 अकाउंट आप बनाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये इंटरनेशनल की बात क्यों करता है? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अब भारत को छोड़ के अमेरिका में आप व्यापार कर रहे हैं, चाइना में व्यापार कर रहे हैं, इंडोनेशिया में व्यापार कर रहे हैं, मलेशिया में व्यापार चल रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रहा है, सब इंटरनेशनल की ही बात है। अब बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी कल मुझे लगता है इंटरनेशनल बीओपी दिवस मनाया गया, 16 को नहीं 15-16 कल ही था दोस्तों, तो इंटरनेशनल दिवस मनाया गया। अभी क्या था बीओपी कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप 90s, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, एलपीजी, जिसमें 1991 या 2 में ये बेसिक कॉन्सेप्ट लाया गया था। पहले इसको समझते हैं, पहले से भारत में नहीं था, पहले इसको समझो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल हो जाना, उदार हो जाना, जैसे किसी के लिए उदार होना, दयालु हो जाना, कोई कितनों भी खूंखार व्यक्ति हो उसके सामने नतमस्तक हो जाना, या खूंखार व्यक्ति आके आपके सामने नतमस्तक हो, लिबरल हो जाओ, किसी कोई बाउंडेशन नहीं। प्राइवेटाइजेशन, जो भी निजीकरण करना भैया करो, कोई दिक्कत नहीं, आजकल सरकार कर रही है। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक देश से दूसरे देश को जोड़ करके व्यापार चलना, ये सब होता है एलपीजी। अब ये क्यों लाया गया? देश के सबसे पढ़े लिखे माने जाने जो आपके प्रधानमंत्री, मुझे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कभी भी उनका आप फोटो देखिएगा, वो पढ़ते कुछ ना कुछ वो रिसर्च करते थे, वित्त मंत्री भी थे, राज्यसभा से उनको लाया गया, उनके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए दोस्तों। ऐसे महान व्यक्ति जिनका देन है आज भारत की इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट उन्हीं का देन है, तभी बीओपी आप समझ जाओगे। एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। इनके माध्यम से क्या हुआ, देश में उस वक्त हमारे पास कहते 15 दिन का ही पैसा था, और हमारे पास पैसा, जैसे सपोज आप एक व्यक्ति हो और आप बाहर पढ़ाई करते हो, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो चाहे चेन्नई, कोलकाता, कोई मेडिकल तैयारी करते हो, कोई यूपीएससी तैयारी, कोई प्रोफेसर, अब आपके पास खर्चे नहीं है, सिर्फ 15 दिन के बचे हैं, अब आपका पेपर बहुत करीब है, अब घर में ऐसी स्थिति आ गई पैसा नहीं मिल सकता, तो आप क्या सोचोगे? ये सोचोगे कोई दोस्त हो, कोई करीबी दोस्त, उससे लेकर के काम चला लेंगे, किराया भी दे देंगे, अपना फीस का कुछ व्यवस्था कर लेंगे, अब बहुत जरूरी भी है। तो यही चीज भारत के सामने एक ऐसी संकट आई, उन्होंने क्या देखा, एक बीओपी कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सोचा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस मतलब किसी से पैसा लेना और किसी को दे देना, या किसी से लेना, अपना काम लेना उनको दे देना। इससे क्या हुआ, हमने अपना बैलेंस किया। क्या बैलेंस किया
कि भाई अपना भी काम निकाल लिया, उनको ड्यूरेशन दे दिया। जैसे मुझे मान लीजिए पैसे की जरूरत थी 10 लाख की, अब देश के लिए मान लीजिए, देश की बात करते हैं 10 करोड़ की। अब 10 करोड़ की पैसा चाहिए, तब जाके आप 20 दिन या 30 दिन आप अपना देश अच्छे से चला पाओगे। एक बात करते हैं, तो उन्होंने सोचा पैसा कहाँ से मिलेगा, तो जापान से बोले देखो मुझे पैसे की नीड है। तो जापान ने बोला ठीक, मैं आपके यहाँ आता हूँ, लेकिन मुझे भैया कोई व्यापार करने की जगह तो दो। आपके यहाँ बड़ी एक रूल बना हुआ है, एक तो आओ, फाइल नहीं बनती, काम नहीं होता। तो उसने कहा ठीक है, मैं एलपीजी देता हूँ। बोले ये क्या भाई, एलपीजी गैस? नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप आओ, मैं उदार हूँ, आपके लिए खोलता हूँ जगह, आओ व्यापार करो। तो वहाँ से एलपीजी कॉन्सेप्ट मिला। तो जो व्यक्ति आएगा तो व्यापार करेगा, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, कुछ पैसा भी दिया। ये कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, बीओपी आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ोगे तो इसको और बता, लिबरलाइजेशन मतलब उधार हो गया, प्राइवेटाइजेशन ठीक है, आपका अपना कंपनी रहेगा, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, अब जापान की कंपनी भारत में आ गई, भारत की कंपनी जापान में जाएगी, तो एक दूसरे से क्या हुआ, आना जाना मिलनसार होने लग गया, व्यापार बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो बीओपी कैसे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हुआ। अब मान लीजिए जब कोई व्यापार करने का, उससे कुछ पैसा भी लिया, अब दोबारा हमने सोचा भाई से तो ठीक है, बैग तो कवर नहीं होगा, चलो जापान के बाद अब देखते, जर्मनी से बोला, जर्मनी से कहा गया भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो बोलेगा ठीक है भाई, पैसा तो दे दूंगा, वापस कब करोगे। बोला एक काम करिए, आप भी एलपीजी है हमारे यहाँ खोल के आइए, व्यापार करिए। तो उसने भी आया, उससे हमने कुछ पैसा लिया। तो जो पैसा लिया, जैसे हमारे पास पैसा कुछ आया, अर्निंग हुआ टैक्स के रूप में, रोजगार से जो पैसा प्राप्त हुआ, फिर वो हमने जापान को चुकता कर दिया। जब हमने भी अपनी कंपनियों पे काम करना शुरू किया, जो पैसा कमाया उसको जर्मनी चुकता कर दिया, अर्थात पेमेंट कर दिया। देन उसके बाद अमेरिका कंपनियां, अमेरिका को ऐसे कर दिया। ऐसे कर करके हमने एलपीजी के माध्यम से भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया। आज बीपीओ वगैरह देखते होंगे, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, इसमें काफी क्या है, पूरा टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है दोस्तों। अच्छा, बीओपी में हम पढ़ते हैं 2 अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट उसकी बात करती है जिसमें विजुअल गुड्स एंड नॉन विजुअल गुड्स होती है, जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अब ये बीओपी क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आप कैसे उसको बैलेंस करोगे। सपोज मेरे पास 100 रुपया है, ठीक, मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, मैंने 80 रुपया कोई प्रोडक्ट बना के किसी को बेच दिया, मेरे पास अभी रिमेनिंग 200 रुपया 20 रुपया रखा हूँ इमरजेंसी के लिए। 80 रुपये के मार्केट में कोई वस्तु बेच दिया, फिर दूसरे देश से मैं पता चला 120 रुपये की वस्तु खरीद लिया। अब मैं सोचूं मैंने खरीदा 120 का, बेचा हूँ 80 का, अभी मेरे पास और पैसे, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। फिर मैं क्या करता, क्यों ना मैं कैपिटल अपना मैन्युफैक्चरिंग के जो यहाँ पर मेरे हैं कैपिटल के रूप में मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, ब्रिज है, हाईवे, इस पर काम ना क्यों करूँ। तो वहाँ से कुछ पैसे कमाया। तो ये बीओपी ने क्या किया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ने बोला जो विजुअल है, नॉन विजुअल है। विजुअल मतलब जो गुड्स हैं, छोटे मोटे चीज़ है जो आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, इसकी बात होगी। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास डॉलर आएगा, यूरो आएगा, दिनार आएगा, पाउंड आएगा, तो विदेशी करेंसी आपके पास आएगा ना। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप पता सर्विस सेक्टर, अमेरिका में कोई जा रहा है इलाज करने, कोई चाइना में जा रहा है, पता चला आपके डॉक्टर, आपके आईएएस, आपके बड़े बड़े सीए इस देश को छोड़कर दूसरे देश में सर्विस करेंगे, डॉलर कमाएंगे पैसा, तो देश के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। आज जैसे सरकार कहती है कि मेरे पास युवाओं का देश है, अरे उस युवक क्या लेना देना जो उसके पास स्किल ना हो। भाई आपके घर में जैसे किसी ने बोला मेरे भाई 50 लोग हमारे घर में हैं, तो 50 लोग होते, जब आपके गांव का प्रधानी चुनाव होता बड़े माहौल बनाते वोट का पावर प्ले करके। लेकिन वहीं पर अगर ये देखा जाए, एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ से लेस है, पैसे से भी और वेपन से भी, आप 100 लोग उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पैसे से क्या करेगा, टेक्निकल चीजें उसके पास है, उसको हमला करोगे तो एक बटन टिपेगा, 2 मिनट में उड़ा देगा। तो आज किसका दिमाग है, ये जिसके पास वो आगे है। मैं इसका यूपीएससी 2024 का दोस्तों क्वेश्चन दिया था, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी था कि यसे का था, उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आने वाले फ्यूचर के लोगों का दिमाग मशीनरी, मतलब दिमाग जो होगा किसका होगा, दिमाग उसी का होगा जो टेक्निकल पे काम करेगा, ना कि वो रिलीजन और धर्म और रूढ़ वाली जिंदगी जिए, उसका दिमाग कहीं नहीं होगा, वो सिर्फ मरेगा, कटेगा और बटेगा। आइए, सॉरी जो कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो बीओपी कॉन्सेप्ट मतलब
करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में विजुअल एंड नॉन विजुअल दोनों की बात करते हैं। विजुअल जो गुड्स दिखता है, नॉन विजुअल जो गुड्स नहीं दिखता। जो नहीं दिखता जैसे डॉक्टर है, सीए, आईएएस, आईएफएस, अब सोचो ये तो व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन जो पढ़ाता है सर्विस कभी दिखता है नहीं। तो आप इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कैपिटल में दो होते हैं, तीन जोड़ लो, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई और एक आपका होता है लोन। ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं। आइए एफडीआई यार मैंने लिखी दिया, चलो बता देते हैं। अगर अपने देश को, भारत को बेहतर करना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी चीजें नहीं है, हमारे पास अच्छी चीजें नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? आज के दौर में हमें उस देश की बड़ी जो कंपनी है, मान लीजिए आईफोन हो गया या मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन की हो गई, तो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ पर इंजन बनते हैं, तो क्यों ना भारत के लोगों को वहाँ पर भेजे, भाई जाके सीख के आओ, वहाँ पर चीज़ें सीखो, भारत में आकर कोई चीज़ बनाओ, हम स्वदेशी चीज़ क्यों ना मेक इन इंडिया पे काम करें। तो अगर ये भी नहीं हो पाता तो कोई विदेशी कंपनी को आप बुलाओ, कुछ दिन रहेगा, 20 साल 10 साल, तो जो 10 साल या 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए आपके देश में आती है तो उसी बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा 20 साल तक आपके देश में, तो कम से कम कई लोगों को सिखाएगा भी और यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा। चाइना ने यही किया। चाइना ने सबसे ज़्यादा 80s के दशक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एफडीआई पे काम किया। उन्हें जितने भी चाइना ने, रूस का, अमेरिका का, जो बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्री डेवलप थे, उनके यहाँ बेसिक जो प्रोडक्ट बनता था उसको बोला कि एक काम करो, मेरे यहाँ एफडीआई ग्रुप में आओ। अब लोगों ने जब एफडीआई को वहाँ डिपॉजिट किए, एक प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वहाँ के जो वर्कर उस चाइना के फिर बोला कि देखिए आपकी अगर कंपनी आई है तो मैं आपको सस्ता वर्कर दूंगा। तो लोगों को लगे भाई अगर मैं अमेरिका की कंपनी मान लीजिए चाइना में गई, तो जो चाइना के वर्कर थे उनको लगा कि अगर हमें काम मिलेगा तो हम लोग स्किल्ड बन जाएंगे और सीख लेंगे तो और अच्छा चीज़ होगा। लेकिन अमेरिका भी लगा कि क्यों ना, हमें भी यार लेबर सस्ता ही चाहिए, अब यहाँ के लोग डॉलर देंगे तो पैसा बहुत लगेगा। तो चाइना के लोगों को अपने मशीन में, अपने सिस्टम में काम करना दे दिया, भाई ठीक है रेलवे पार्ट बनाना बनाओ, आपको इंजन बनाना बनाओ, आपको मोबाइल पार्ट बनाना सीखो। तो वहाँ के लोगों ने क्या कर लिया, खूब सीखा, और जब सीख लिए तो उसके बाद 20 साल कवर हुआ तो बोला भैया अपना सामान लेके अब जाओ। क्यों? अब चाइना के लोग सीख लिए, स्किल्ड हो गए, तो खुद से अपने देश में बनाना शुरू कर दिए। और जब अपने देश में बनाना, आज चाइना देखिए पूरी दुनिया में सब वस्तु बेचना शुरू कर दिए। यही भारत को भी करना चाहिए, जो कि कर भी रही है। अभी बहुत सी चीज़ें हो रहा है, नोएडा में काफ़ी कंपनियां आई भी है। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी आप देखोगे लेबर एक्ट को लेकर के काफ़ी संशोधन भी किया गया था, क्योंकि विदेशी कंपनी जब भारत में आती हैं तो लेबर एक्ट उन पर काफ़ी चीज़ें रुकावट डालती हैं कि आपको लेबर को ये देना है, लेबर कितना मजदूरी देना, लेबर के इससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, लेबर पे आप इतना सज़ा नहीं दे सकते, लेबर को टाइम पे छुट्टी भी चाहिए। तो सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी लेबर एक्ट को भी संशोधन किया। ये पिछली साल की बात है, ठीक है। 2020 में ही काफ़ी रूल बनाया था, तो बीच में क्योंकि उसको लगा अगर उत्तर प्रदेश में एफडीआई आएगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब पूर्वांचल में बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगा, जो लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं वो क्यों जाएंगे, अपने घर में रहेंगे। ये चीज़ होता है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है दोस्तों, इसका काम सिर्फ इतना है, अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट अच्छा होगा तो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। जब तक प्रॉफिट, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप जब तक यंग हो, जवान हो, पैसे कमाते हो, तब तक आपके बीवी बच्चे आपके पास बहुत तारीफ करेंगे, पापा जी ऐसे, पतिदेव ऐसे, और जिस दिन घर बैठ गए उस दिन डंडा लेके आपको भगा देंगे। मतलब बात कह रहे हैं, मजाक में नहीं, सीरियसली यही है। तो एफपीआई वही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब तक प्रॉफिट होगा कंपनी का तब तक खूब पैसा कमाएगा, खूब कमाएगा, जैसे लगेगा लॉस में जा रहा पैसा निकल भाग जाएगा। इसका काम ही है, ये बहुत चालू है। तो ये 2 पॉइंट होता है आपका, इसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल मीन्स क्या होता था, किसी भी देश की पूंजी का निर्माण होता। भाई कोई बड़ी कंपनी आएगा, रेलवे लाइन बिछाएगा तो आपके पास एक रेलवे लाइन मिलेगा, कोई आएगी पता चल रोड बनाएगी, आपका अच्छा रोड मिलेगा, कोई मोबाइल के प्लांट लगाया, आपके देश में अच्छी अच्छी मोबाइल वैरायटी अच्छी देखने को मिलेगा, एजुकेशन पे खर्च करेगा, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी बनेंगे, इससे कैपिटल का निर्माण होगा कि नहीं होगा, बस यही बात है। अगला बात करते हैं एओए क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स होता है जब भारत में
आज के समय में अगर देखा जाए, ये लगभग 1960 की बात है, अब जो आजकल शुरू हो रहा है, और एक्ट बनाना उसी समय 1917 इसी दशक में सब कुछ मामला शुरू हो गया। एओई, ये क्या होगा? आप तो देखते होंगे सेकेंड वार जब समाप्त हुआ, सेकेंड वार यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू, ये जो वार चला था दुनिया का, द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था, जब ये समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ? ये 1939 से चला 1945 तक, यहाँ तक इनका कहानी चलता है। उससे पहले आपका फर्स्ट वार हुआ था 1945 में। जब ये आपका सेकेंड वार समाप्त हुआ, उसी बाद आपका WTO, वर्ल्ड बैंक, आपका IMF, ये सारी संस्थाएं बनना शुरू हुई। क्यों? लोगों को लगा, जैसे कभी कभार देखते पड़ोसी, दो चार पड़ोसी होते हैं घर गांव में, तो आजकल जमीन पे लड़ाई बहुत ज़्यादा गांव में होती है। घर पे आप अपना घर बना रहे हो, जैसे घर बना रहे हो, पड़ोसी का आपके घर में, मान लीजिए आप घर बना रहे हो, थोड़ा सा पानी का छींटा चला गया, पड़ोसी आपसे गुस्से में आके बोलेगा आप पानी अपने घर में लाओ, मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे कहेगा लड़ाई हो जाएगा। तो ये क्या होता था? लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसे आपका फर्स्ट वार हुआ, सेकेंड वार हुआ, खूब लड़ाई हुआ, एक दूसरे से मर गए, कट गए, कितने जन धन की बहुत नुकसान हुआ। बाद में कुछ लोग को रियलाइज हुआ कि यार आपस में रहना है, क्या फ़ायदा, मानवता से रहना चाहिए, तो WTO बनाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताते हैं AO क्या है। वर्ल्ड बैंक बनाया गया, लोगों को पैसे की व्यवस्था करो, IMF करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसा एक्सचेंज करने बनाओ। ये सारी संस्थाएं आपका देखते होंगे 1944, 1945, 1946 उसी बीच में सब बनाए गए। तो उसी बीच के बाद आपका जब एग्रीकल्चर पे आपका 60-70 के दशक में इसको बनाया गया। ये क्या बनाया गया? एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये कहता था आज के समय में, जैसे आप मार्केट जाते हो तो कहते हो भाई एक समय था गेहूं या रोटी खाते बड़ा मीठा लगता था, आजकल रोटी है गेहूं का जो है कहते स्वाद नहीं आता, सब्जी में स्वाद नहीं आता। बोले क्यों? कहेंगे इससे बहुत ज़्यादा केमिकल है, इससे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है। यही चीज़ है दोस्तों, ये जो आपका AO क्या बनाया गया, WTO ने कहा कि भाई अगर आपको व्यापार करना है, AO जो है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये WTO कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको अपनी वस्तु का व्यापार करना है एग्रीकल्चर की पार्ट को, तो उसमें 3 जोन बनाया गया। क्या? एक रेड जोन, और एक येलो जोन, येलो, और एक आपका ग्रीन जोन। ये 3 जोन बनाए। ये 3 जोन क्या है? अगर आपके चावल में या आपके दूध में या आपके गेहूं में या आटा में किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाया गया, तो भाई कोर्ट पे आपकी वस्तु वापस कर देंगे, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें मिलावटी वस्तु नहीं खाना, अपने लोग को कैंसर से नहीं मारना है। आज भारत में जो सबसे ज़्यादा कैंसर के डिजीज बीमारी होने का कारण क्या है? आपकी बीमारियां सिर्फ उससे नहीं है, आपकी बीमारियां आपके खान पान से है, हवा पानी से है। ये चीज़ बनाया गया AO। इसलिए अमेरिका में जब भारत की कोई वस्तु जाती है, बासमती चावल ना, तो उसको पहले चेक किया जाता है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना से प्रोटीन है, कितना इसमें वसा है, सारी चीज़ आपको सब A to Z, कितना इसमें एनर्जी है, कितना इसमें कैलोरी है, सब कुछ चेक किया जाता है। अगर सही होगा तब जाएगा अमेरिका में। और यही चीज़ अमेरिका की वस्तु जब भारत भी उसको चेक करेगा, तो ये किसके आधार पर? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है भाई एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कोई भी वस्तु है, अगर आप भारत से बाहर जाती है, भारत में ही आती है, तो आपको एक राइट वस्तु को चेक करने का। सही बात, हम मान लीजिए भारत के लोग हैं। अब एक समय था जब जय जवान जय किसान का नारा लगने से पहले भारत में जब बहुत 1947, आप 1950 की बात करते हैं, देश में गेहूं की बड़ी कमी थी, तो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया, तो अमेरिका ने वो गेहूं दिया जो सुअर खिलाते थे। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया, तो बताते हैं जो पिताजी हमारे बताते हैं, कहता रोटी ऐसे तोड़ते थे, ऐसे तोड़ते, ऐसे रबड़ जैसी रोटियां होती थी। कहने का मतलब क्या था? इनको लगा ये बहुत पिछड़ा देश है, गरीब है, इनको जो दो भूखे नंगे लोगों को यही चाहिए। उस दिन को सोचो, आवाज़ हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो हमें खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व बनता है, हर एक व्यक्ति को जागरूक, हर व्यक्ति को अवेयर, अच्छी जानकारी देना, ना कि धर्म, जात, मजहब, क्षेत्र पे, डिबेट पे कोई बात करना। हमें बात करना है डेवलपमेंट पे, हमें बात करना है इनोवेशन पे, हमें बात करना वेल एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन पे। तो AO ने क्या किया, इसके माध्यम से अगर आपकी वस्तु अच्छी क्वालिटी होगा
तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ले जाओ भाई, इसलिए उसमें दिया है ग्रीन जोन। तो ये वस्तु अच्छी है, इसको इंपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट करो, जाने दो। थोड़ी सी कम मिलावटी है, थोड़ी बहुत अंश है, तो उसको येलो जोन में डाल दिया। अब पता चला सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होगा तो उसको रेड जोन, नहीं जाएगा भाई, खराब वस्तु वापस करो। ये चीज है आपका AOA, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और बाकी ये WTO वही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन के लिए ही बनाई गई है। इसी में व्यापार से जुड़ा हुआ 2 टर्म है, इसको पहले पढ़ लेते हैं तब आप समझो। ये क्या है, ट्रिप्स और ट्रिम्स क्या है। ट्रिप्स ये कहता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट्स में आपका जुड़ा होता है जब कोई देश में व्यापार करने के लिए FDI के रूप में, मान लीजिए भारत में जापान की कोई कंपनी, जैसे दिल्ली मेट्रो आई, तो मेट्रो 2001 में आती है, ठीक, यहाँ पर उसने स्थापना किया, तो दिल्ली सरकार था, केंद्र सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी, मेजर करेगी, सुरक्षा प्रोवाइड कराएगी कि भाई यहाँ के जो वर्कर, जो लेबर, जो इनकी मशीन है, जो भी सिस्टम है, सरकार की एक लायबिलिटी बनती है कि किसी प्रकार के यहाँ के वर्कर, इनकी मशीन पे, यहाँ के लोग उस पर कोई क्षति ना पहुंचाए। ये किसके अकॉर्डिंग, WTO जो रूल है जिसको बोलते हैं ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बनता है। दूसरा होता है ट्रिम्स, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें क्या कहता है, आपका ट्रेड से जुड़े हुए जो भी आपको होता है, जिसमें ब्रांड क्या है, ट्रेड क्या है, कॉपीराइट क्या है, गुडविल क्या है, ये सारी पॉइंट कौन करता है, ट्रिम्स, उसको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट, आपकी कोई मोहर चोरी ना करे। मोहर मीन्स आपके ट्रेड का होता है, लोगो होता है, कोई चोरी नहीं कर सकता। एक ही नाम से 2 कोचिंग नहीं चल सकती। आपका जो बेसिक पढ़ाने का तरीका है, जो आपने फार्मूला, कोई मेडिसिन आपने बनाया है, तो कोई चोरी नहीं कर सकता। ये कौन आपको सुरक्षा देगा, WTO के अकॉर्डिंग जो ये बना है ट्रिप्स। तो इसलिए देखते होंगे, अगर टाटा है तो टाटा का दूसरा कोई टाटा नाम नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो टाटा के अंडर में होगा, वो एक प्रकार से सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करेगा, और होल्डिंग किसका होगा, टाटा का होगा। तो आपको हर एक पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये होता है आपका ट्रिप्स। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब पैसे का देन। वर्ल्ड बैंक की काम है भैया, पैसा ले जाओ, आप एजुकेशन पे काम करना खूब करो, रोड बनाना खूब बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ आपको कौन प्रोवाइड, पैसा प्रोवाइड कौन करवाती है, वर्ल्ड बैंक। लोन लेना, ले जाओ भाई, टाइम पे वापस कर देना। अगर पैसे लोन कभी कल, देखिए ये भी याद है, वर्ल्ड बैंक ये भी बोलता है भाई, इसमें कई बैंक को, पूरे इंटरनेशनल की बैंक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल सभी देश बोलेंगे भैया आपने पैसा ले गया, किस पर्पज से ले गया। जैसे मैं मान लीजिए पढ़ाई पर्पज से हूँ, मेरे घर वाले पूछेंगे बेटा आपने ना पैसा लेते हो, पढ़ाई तो कभी करते दिखे नहीं, आप करते क्या हो, ना आपके रिजल्ट दिख रहा है, ना पढ़ाई दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा, करते क्या हो। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, जब पैसा देती है तो बोलेंगे, मान लो भारत सरकार ने पैसा ले गया है, तो उससे पूछेगी आपने पैसा लेके गया, किया क्या, आपने ना रोड बनाया, ना इनोवेशन किया, ना नया कॉलेज बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाया, ना एग्रीकल्चर कुछ नया किया, आपने किया क्या। कहीं ऐसा तो नहीं जाकर अपने देश की अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए चुनाव में लड़ रहे हो। तो इसकी पूरी जांच भी होती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक जो पैसा देती है तो सब कुछ कराती है भाई, ये भी याद रखना। तो हमें वर्ल्ड बैंक सिर्फ इतने मत समझिए सिर्फ पैसे देती है, वो चेक भी करती है, रिपोर्ट जारी कर देगा, अगले दिन आपका रिपोर्ट जारी कर देगा, ये देश दिवालिया, ये तो देश इस प्रकार का काम करता है, ये तो वेपन्स बेचता है, ये ड्रग्स पे काम करता है, ये पूरे इंटरनेशनल ये बेकार देश है, इनके वीजा रद्द करो, इनको आने मत दो, इनको किस जोन में डाल दो, रेड जोन में डाल दो। तो ये चीज होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग बोले भाई मैं ही हूँ, अपने जैसे माँ बाप से पैसा लिया, पढ़ाई किया, पढ़ाई नहीं किया, पता चला पौआ मार रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, सिगरेट चस्के जो भी कस मार रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, बंद करो इससे पैसा, कोई कुछ मत दो इसको, इससे घर से निकाला करो, 1 रुपये से कोई लेना देना ना करो भाई, हो गई। ये होता है वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये देखिए, एक मिनट दोस्तों ये आवाज आ रही थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो रोक दिया। आइए अब बात करते हैं, आजकल चुनाव चल रहा है दिल्ली का, लोग सब पता नहीं क्या क्या इनका चलते रहता देश को बर्बाद करने के लिए। आइए, ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
ये इसलिए बनाया गया जिससे बहुत से देशों ने एक संगठन बनाया कि भाई ठीक है, हमें व्यापार को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर, सॉरी, व्यापार को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के और ट्रेड को लेकर के, सारी चीज, मतलब ट्रेड हुई, व्यापार, एजुकेशन को लेकर के, रोड को लेकर के काफ़ी चीज़ें सोचते हैं बैठ के। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखे होंगे तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, ये इन लोगों का एक बना कि भाई हम क्यों ना अपना पैसे का व्यापार रुपये में करें या युआन में करते हैं और बराबर रेट में रखें, कोई दिक्कत नहीं, क्यों डॉलर में करें। तो इस पे आपने देखा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना काफी इस पे ध्यान देना शुरू करे, जिससे डॉलर का क्या हो गया, डॉलर जो आपका एक वैल्यू था उसका वैल्यू कम होने लग गया। अरे भाई एक चीज बताओ, किसी व्यक्ति को रोज टाइम दो तो आपकी वैल्यू खत्म, उसको लगेगा कि खाली बैठा रहता है, और जिस दिन उससे दूरी बनाना शुरू कर दोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब जितना आप डॉलर का महत्व ज़्यादा दोगे उतना अपने आप में उछलेगा, और जिस दिन उसके बारे में छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो। जब हम लोग मिला के एशिया के कंट्री लोग इतने लोग हैं तो क्यों ना आपस में व्यापार करें और एक ही कोई करेंसी बना लेते हैं बेसिक, उस पर अपना करेंसी व्यापार करेंगे। आपकी जो नीड है आप पूरा करो, जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर डॉलर की वैल्यू कम होने लग गया, और जब डॉलर की जब डिमांड रही तो उसकी सप्लाई नहीं तो उसकी कोई पूछा ही नहीं, उसकी कीमत कम होने लग गई। तो ब्रिक्स ये इसीलिए बनाया गया कि कभी भी अगर अमेरिका हमें कुछ चीज़ के लिए दिक्कत करेगा या इंटरनेशनल पे, तो यहाँ पर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया ये मिल करके अपना, साउथ अफ्रीका ये मिल करके हम लोग अपना एक करेंसी बनाएंगे, अपना एक काम करेंगे, हमें ज़्यादा किसी को महत्व नहीं देना है। तो एक प्रकार से एक संगठन है, ये भी व्यापार में चीज़ें काम करती हैं, नकेड़ कसने के लिए। कोई व्यक्ति ज़्यादा भागता है ना तो उसको कसो। अगला होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होता है दोस्तों, IMF में इसका काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतरराष्ट्रीय जो पैसा है इसको एक्सचेंज करना, इसका काम है। जिसमें आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक बताता हूं दोस्तों, SDR, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट अभी बीच मैंने एक बार वीडियो बनाया था इसी पे। ये क्या करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो विशेष रूप से आप पैसे आहरण करते हैं, आपको एक राइट दिया गया है। अब वो राइट किसको दिया गया, जिससे 5 कंट्री हैं। कौन कौन से, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके यूरोप हो गया, यूरो जिसको बोलते हैं, USA हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्री को जोड़ करके आपका क्या बनाया गया, एक प्रकार से SDR। उनकी अलग अलग करेंसी का रेट रखा गया, कोई 41.93 है, चाइना के जो 8 चाइना का आपका 10.93 है, आपका जापान का 8.73 है। इस प्रकार से करेंसी का रेट रखा गया है। तो क्या करते हैं, पैसे का एक्सचेंज करते, पूरा अकाउंट बेस पे होता है। पैसा निकलेगा तो विड्रॉ होगा तो आपका माइनस हो, दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट प्लस हो जाएगा। ये सारी चीजें कौन करता है, IMF करता है। बस सारा टॉपिक हो गया दोस्तों, यही था आपका इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर मैं सब टॉपिक समाप्त करता हूँ। अब दूसरा, इसमें और 2 टॉपिक और है, एक चलो बात कर देते हैं, साफ्टा नाफ्टा, जिसको बोलते हैं फेरा। आपने सुना होगा फ्री, जिसको बोलते हैं फ्री, कोई टैरिफ बैरियर, जिसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर मीन्स और नॉन टैरिफ बैरियर मीन्स क्या होता है, जैसे बोलते हैं टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। अब इसमें क्या होता था, एक बोला गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, एक होता है नॉन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर क्या होता था, अगर मान लीजिए अमेरिका में 2 हैं, साफ्टा और नाफ्टा। नाफ्टा मीन्स होता है NA नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसने बोला कि भाई आप जैसे कभी कभी भारत से कोई वस्तु अमेरिका जाती है तो अमेरिका क्या करती है, हमारे वस्तु पे टैक्स लगाती थी। अब उसने कहा देखिए दोस्त, अब मैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यापार है, मैं अब आप पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। इसको बोला गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यही अगर हमारे साउथ अमेरिका बोलता है साफ्टा, साफ्टा क्या बोलेंगे, साफ्टा, अर्थात साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। आजकल बहुत से देश बोलते हैं भाई चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, क्यों, हमें आपके बस पर टैक्स है, आप मुझ पर लगाए।
लेकिन इससे पीछे रीजन क्या होता था? टैक्स इसीलिए जब ज़्यादा लगाने से क्या होता है तो उसकी वस्तु कम आती है। पता चला भारत में ऑलरेडी यहाँ पर मिल्क बहुत ज़्यादा है, बहुत है। अब पता चला मिल्क ज़्यादा तो बाहर से कोई मिल्क ला के बेचेगा, भारत की जो यहाँ पर डोमेस्टिक रूप में है जो किसान है वो तो बोलेंगे भाई साहब ऑलरेडी यहाँ की दूध उतनी बिक्री नहीं हो पा रही, बाहर से दूध मंगा के बेच रहे हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर लगाया जाता था। तो भारत ने सोचा कि हमें जिस वस्तु की जरूरत है उसको हमें लाओ, और जो नहीं है, जो है ऑलरेडी उससे में क्या चाहिए? आपके जेब में, आपके घर में जो वस्तु होगा, अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, अब ऐसी वस्तु जो नहीं है तो उसी का आप डिमांड करोगे ना। आपको अगर मैथ आती है तो आप मैथ टीचर क्या करोगे? आप पढ़ोगे इंग्लिश का, इंग्लिश की अगर अच्छी जानकारी मैथ की आपकी हिंदी ने, हिंदी का टीचर रखोगे ना, बस यही बात है। तो जिस पे जो रखते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो हमें क्या बाद में पता चला भैया हम टैक्स अब नहीं लगाएंगे, ना आप टैक्स लगाओ ना मैं लगाऊँ, फ्री करते व्यापार। ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोस्तों पूरा वाक्य इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब दूसरा वीडियो अभी बनाएंगे, शाम तक अपलोड करेंगे ऑडिट एंड अकाउंटिंग का। तो आज इतना ही है, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करो, क्वेश्चन खूब करो। थैंक यू वेरी मच।